सोनभद्र नामक राज्य में देवराज नाम का राजा राज्य करता था। राजा देवराज के 7 पुत्र थे, जिनमें से 6 पुत्रों का विवाह हो चुका था, लेकिन एक पुत्र कुंवारा था। एक दिन सबसे छोटा बेटा महल में बैठा था और उसे जोरों की प्यास लगी। उसने इधर उधर देखा तो उसकी छोटी भाभी आती हुई दिखाई दी। भाभी जी, मुझे एक गिलास पानी दे दीजिए। इतने नौकर चाकर होते हुए भी तुम्हें मुझसे पानी मांगने की हिम्मत कैसे हुई? यदि तुम्हारा दिमाग इतना ऊंचा है तो जाके रानी चंद्रलता को ले आओ। जब राजकुमार ने ये सुना तो उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। जब तक मैं रानी चंद्रलता को नहीं ले आऊंगा, तब तक मैं इस घर का अन्न जल नहीं ग्रहण करूंगा। बात बहुत छोटी थी, लेकिन उसने बहुत उग्र रूप धारण कर लिया। रानी चंद्रलता कोसों दूर रहती थी, वहां पहुंचना लगभग मुमकिन नहीं था, किंतु राजकुमार संकल्प कर चुका था और वह पत्थर की लकीर के समान था। मंत्री जी, हम कल ही रानी चंद्रलता के राज्य के लिए रवाना होंगे। राजकुमार जी, आप इतनी छोटी सी बात के लिए इतना बड़ा कदम क्यों उठा रहे हैं? मैंने जितना तुमसे कहा है तुम सिर्फ उतना करो, तुम मेरे बीच में मत आओ। राजकुमार जी, किंतु मैं आपको बता दूं, उनके पास पहुंचना लगभग नामुमकिन ही है। आप फालतू में परेशान हो रहे हैं। चाहे कुछ भी हो जाए, बिना रानी चंद्रलता के मैं इस महल में कदम नहीं रखूंगा। अगली सुबह 2 घोड़े तैयार किए गए। राजकुमार और मंत्री जी रानी चंद्रलता की खोज के लिए निकल गए। इधर उधर पता करने के बाद पता चला कि रानी चंद्रलता के पास पहुंचने के लिए समुद्र पार करना होगा। महाराज, लोगों से मैंने यह भी सुना है कि रानी चंद्रलता का महल चारों ओर से राक्षसों से घिरा है। उनके किले बंदी को तोड़कर महल में प्रवेश करना असंभव है। मंत्री जी, तीर एक बार तरकस से छूट जाता है, फिर वापस नहीं आता। मैं अपने वचन को पूरा कर कर ही रहूंगा। इतना सुनकर मंत्री चुप हो गया। वह दोनों अपने अपने घोड़े पर बैठकर रानी चंद्रलता की महल की ओर रवाना हो गए। चलते चलते वे दोनों एक तालाब के पास पहुँचे। सूरज भी चढ़ चुका था, इसीलिए वे दोनों वहां बैठकर आराम करने लगे। उन्होंने वहां जल पिया और थोड़ी देर विश्राम किया। इसके बाद दोनों आगे बढ़ चले। कुछ दिनों की लंबी यात्रा के बाद वे दोनों एक नगरी पहुंच गए। वह नगर बहुत सुंदर था, जिसे देखकर वे दोनों मंत्रमुग्ध हो गए। वाह, कितनी सुंदर नगरी है मंत्री जी, हमें जरूर ही इसके अंदर जाना चाहिए। हाँ राजकुमार जी, हम इसके अंदर चलकर इसके अंदर का भी दृश्य देखते हैं। इसके बाद वे दोनों उसके अंदर चले गए। इतना भव्य नजारा देखकर राजकुमार अपने घोड़े से उतर गए। इसके बाद सामने से एक बुढ़िया आई और राजकुमार को देखकर जोर जोर से रोने लगी। मेरे पुत्र, तुम कहाँ चले गए थे? क्या हुआ? तुम क्या चाहती हो? थोड़ी देर के लिए मेरे घर चलो। उस बुढ़िया ने राजकुमार का हाथ पकड़ लिया। अपना पीछा छुड़ाने के लिए राजकुमार उस बुढ़िया के साथ उसके घर चलने को तैयार हो गए। महाराज, ये आप क्या कर रहे हैं? आप इस तरीके से किसी अनजान के घर में क्यों जाएंगे? अरे मंत्री जी, आप चिंता क्यों करते हैं? आप यहीं रुकिए, मैं अभी आता हूँ। इतना कहकर वह बुढ़िया के साथ उसके घर चला गया। बुढ़िया जादूगरनी थी। अंदर ले जाकर उसने राजकुमार को मक्खी बना दिया। मक्खी सामने की दीवार पर जाकर बैठ गई। बुढ़िया ने जादू के दम पर खुद को एक सुंदर स्त्री के रूप में बना लिया था और उसने राजकुमार को फिर से मक्खी से राजकुमार बना दिया। मुझे तो अंदर एक बूढ़ी माता लेकर आई थी, फिर यहाँ पर तुम कैसे आ गई? और वह बुढ़िया कहाँ गई? घबराते क्यों हो? मैं तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ूंगी। आओ मेरे साथ चौपड़ खेलो। मैं यहाँ रुक नहीं सकता। किंतु क्यों? राजकुमार ने तभी उसे पूरी कहानी बता दी। मुझे जल्दी से जल्दी रानी चंद्रलता के राज्य पहुंचकर उनसे मिलना है।
लेकिन तुम वहाँ पहुँचोगे कैसे? अगर किसी तरह पहुँच भी गए तो रानी चंद्रलता से मिलोगे कैसे? मुझे हर हालत में अपनी इच्छा पूरी करनी है। यदि मेरा प्रण पूरा नहीं हुआ तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगा। उसकी नौबत नहीं आएगी। मैं तुम्हें एक काला और एक सफेद बाल देती हूँ। काला बाल जलाने से दैत्यों की फौज आ जाएगी और सफेद बाल जलाने से देवताओं की फौज आ जाएगी। वे तुम्हारी हर तरह से मदद करेंगे। जो कहोगे वही करेंगे। अब तुम्हें मेरी एक शर्त माननी होगी। क्या शर्त है तुम्हारी? तुम्हें मेरे साथ चौपड़ खेलना होगा। राजकुमार तैयार हो गया और उसके साथ चौपड़ खेलता रहा। वह उस औरत को बार बार हराता रहा। बार बार हारने के बाद भी वह परेशान नहीं हुई। वह जान चुकी थी कि वह राजकुमार कितना बुद्धिमान है। सवेरा होने से पहले उस औरत ने राजकुमार को डिब्बे में 2 बाल दिए और कहने लगी, जाओ, रास्ता कठिन जरूर है लेकिन सफलता जरूर मिलेगी। तभी युवती के घर का दरवाजा खुला और राजकुमार बाहर आता हुआ दिखाई दिया। अरे राजकुमार जी, आप कहाँ चले गए थे? पूरी रात मैं बाहर आपका इंतजार करता रहा। मित्र, घबराने की आवश्यकता नहीं है। जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। राजकुमार ने उसे जादूगरनी की पूरी कहानी बताई। अब वे लोग फिर आगे बढ़ चले। जब वे रास्ते से जा रहे थे तो उन्हें एक साधु बाबा रास्ते में बैठे दिखाई दिए। क्यों ना आज हम भी यहीं साधु बाबा के बगल रुककर विश्राम कर लें। कल सुबह होते ही हम लोग यहाँ से निकल जाएंगे। जी हाँ महाराज, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। हमें ऐसा ही करना चाहिए। वह साधु बाबा के पास गया और कहने लगा, महात्मा जी, हम लोग राहगीर हैं और बहुत दूर से आ रहे हैं। यदि आपकी अनुमति हो तो हम रात को यहीं ठहर जाएं। कल सुबह होते ही हम लोग यहाँ से निकल जाएंगे। तुम आराम से ठहरो और जब तक चाहो मेरे साथ रह सकते हो। यह सुनकर वह बहुत खुश हुआ। घोड़े को पास में ही एक पेड़ से बांधकर वह बाबा के पास आकर खड़ा हो गया। तुम लोग कहाँ से आ रहे हो और कहाँ जा रहे हो? तुम्हारी यात्रा का उद्देश्य क्या है? राजकुमार ने सारी बात विस्तार से उस ऋषि को बता दी। वत्स, तुम्हारा कार्य तो आकाश से तारे तोड़ लाने बराबर है। अच्छा, मैं तुम्हें ऐसी विभूति दूंगा जिसे खाकर तुम सबको देख सकोगे, लेकिन तुम्हें कोई नहीं देख पाएगा। और जब तुम दोबारा यह विभूति खाओगे तो तुम सबको दिखने लगोगे। राजकुमार को विभूति देते हुए बोले, इसे संभाल कर रखना। राजकुमार ने बाबा का आशीर्वाद मानते हुए विभूति ले ली। तुम लोग 2-3 दिन आराम करके आगे बढ़ो। थके होगे तो लड़ोगे कैसे? वे 2-3 दिन के लिए बाबा जी के पास ही रुक गए। बाबा जी के पास ज्ञान का भंडार था और वे इन दोनों को भी ज्ञान देते रहे। अंत में उन्होंने जोर देकर कहा, अपने बल पर कभी अभिमान मत करना और अपने मार्ग पर दृढ़ता पूर्वक खड़े रहना। अगले दिन वे दोनों सुबह सुबह ही आश्रम से रवाना हो गए। अभी उनकी मंजिल बहुत दूर थी। वे दोनों बिना रुके लगातार चलते रहे। रात होने पर विश्राम के लिए वे दोनों एक जंगल में रुके। मंत्री तो सो गया लेकिन राजकुमार को नींद नहीं आई। मैं ना कुछ कहूँ जिससे हमारी रात कट जाए। आप बीती कहूँ या पर बीती कहूँ? अरे आप बीती तो रोज सुनते रहते हैं, आज पर बीती कहो। इस नगर की राजा की एक पुत्री है जो बहुत सुंदर है, किंतु कुछ दिनों से उस राजकुमारी की तबीयत बहुत खराब है। देश भर के वैद्यों ने उसका उपचार किया है लेकिन फिर भी वो ठीक नहीं हो पा रही है। बेचारा राजा परेशान रहता है। राजकुमारी उसकी इकलौती औलाद है। यह तो बड़ी हैरानी की बात है। हैरानी की बात तो है ही,
यहाँ तक तो राजा ने यह घोषणा कर दी है कि जो भी उसकी राजकुमारी को ठीक कर देगा वे राजकुमारी से उसका विवाह करवा देंगे। राजकुमारी से विवाह करने के लालच में देश भर के लोग वहाँ आ रहे हैं, लेकिन कोई भी उसे ठीक नहीं कर पाया है। राजकुमारी की बीमारी को दूर करने का कोई रास्ता नहीं है क्या? उपचार है। अगर कोई इस पेड़ की जड़ को घिसकर उसका पानी राजकुमारी को पिला दे तो वह ठीक हो जाएगी। इतनी बात करके तोता और मैना दोनों मौन हो गए। इसके बाद राजकुमार उठा। उसने अपने खंजर से मिट्टी खोदी और पेड़ की थोड़ी सी जड़ काट ली और आकर अपने बिस्तर पर लेट गया। सुबह हुई। दोनों मित्र उठकर आगे की ओर बढ़ चले। आगे चलकर उन्हें वही नगर मिला जिसकी चर्चा मैना ने की थी। राजकुमार सीधा राजा के महल जा पहुंचा। ओ भाई, तुम कौन हो और कहाँ जा रहे हो? मैं एक वैद्य हूँ और मैं राजकुमारी का इलाज कर सकता हूँ, इसीलिए मैं यहाँ पर आया हूँ। यह सुनकर सैनिक बहुत खुश हुआ और उसने राजकुमार को राजा के सामने पेश किया। मेरी बेटी का उपचार बहुत बड़े बड़े वैद्य कर चुके हैं, लेकिन कोई उसे ठीक नहीं कर पाया है। राजकुमार कुछ नहीं बोला। उसने थोड़ा सा पानी लिया और जड़ को उसमें घिसा और फिर बेहोश पड़ी राजकुमारी के होठों पर उसे बूंद बूंद करके डाला। राजकुमारी के होठों पर जल के पड़ते ही उसके शरीर में कुछ हलचल हुई। राजकुमार ने राजकुमारी के मुंह में थोड़ा सा और जल डाला। कुछ ही देर में राजकुमारी ने आंखें खोल दी। कुछ ही देर में राजकुमारी ठीक हो गई और चलने फिरने लगी। अब तुम शर्त के अनुसार मेरी बेटी और आधे राज्य को ग्रहण कर सकते हो। यह सुनकर राजकुमार ने अपनी प्रतिज्ञा राजा को बताई। कोई बात नहीं, तुम अपनी प्रतिज्ञा पूरी करके लौटो तो मेरी बेटी को अपने साथ लेके जाना और मन ना हो तो यहीं राज्य करना। बहुत ही सम्मान पूर्वक राजा ने राजकुमार की विदाई की। जब राजकुमार वहां से चलने वाला था तो राजा ने उसे उपहार स्वरूप खड़ाऊ दिए और कहने लगा, यह खड़ाऊ मुझे एक सिद्ध बाबा ने दिए थे और बताया था कि इसे पहनकर तुम पानी पर चल सकते हो। यह खड़ाऊ तुम्हें समुद्र पार करने में मदद करेगा। घोड़े पर सवार होकर वे दोनों आगे बढ़ चले। आगे की लड़ाई अब मुझे अकेले ही लड़नी पड़ेगी मित्र। जब तक मैं लौट कर ना आऊं, तुम पास वाले गांव में रहकर मेरा इंतजार करना। ये कैसे होगा राजकुमार जी? आप अकेले उस राज्य पर फतेह कैसे हासिल करेंगे? मित्र, तुम चिंता मत करो, मेरे पास आगे के लिए साधन हैं। सुबह होते ही राजकुमार ने वे खड़ाऊ पहने और आगे चलकर जलधारा पर जा खड़े हुए। जैसे ही उन्होंने जल पर कदम रखा, उनका सारा शरीर कांप उठा। तभी उन्होंने अनुभव किया कि जैसे वो जल पर नहीं पृथ्वी पर खड़े हों। फिर वह एक एक कदम रखकर आगे बढ़ने लगा। कई दिनों तक वह लगातार चलता रहा। काफी दिनों तक चलने के बाद उन्हें रानी चंद्रलता का महल दिखाई दिया। ओहो, इस महल के चारों ओर तो काफी खूंखार राक्षस खड़े हुए हैं। राजकुमार ने अपने भभूति की डिब्बी खोली और एक चुटकी विभूति अपने मुंह में डाल ली। इसके बाद वह राज्य के अंदर घुस गया। मुझे पहले इस राज्य के शहर का एक चक्कर लगा लेना चाहिए।
वह शहर व चंद्रलता के महल में खूब घूमा, लेकिन अब वह जान चुका था कि महल में जबरदस्ती से घुसना संभव नहीं है। अब मुझे कुछ और सोचना होगा। इस प्रकार से तो महल में मैं कभी नहीं जा पाऊंगा। राजकुमार ने काफी देर तक सोचा, फिर उसने काला व सफेद बाल निकाला। उसने जैसे ही काला बाल जलाया, राक्षसों की फौज आकर खड़ी हो गई। तुम सब लोग मिलकर रानी चंद्रलता के सारे राक्षसों को खत्म कर दो। देखते ही देखते सारे राक्षस धराशायी हो गए और राजकुमार ने अपने द्वारा लाए गए दैत्यों को वापस कर दिया। इसके बाद राजकुमार ने सफेद बाल जलाया और सारे देवताओं को बुला लिया। प्रभु, आप समुद्र के किनारे एक हीरे जवाहरातों से भरा जहाज लाकर खड़ा कर दो। इतना सुनते ही देवताओं ने हीरे जवाहरातों से भरा एक जहाज समुद्र के किनारे खड़ा कर दिया। धीरे धीरे यह पूरी बात राजमहल में फैल गई। जब यह बात रानी चंद्रलता ने सुना तो उन्होंने उस आदमी को महल में लाने का आदेश दिया। सैनिकों, जो आदमी उस जहाज को लेकर आया है उसे राजमहल में उपस्थित किया जाए। रानी का आदेश पाते ही उनके दूत व्यापारी बने राजकुमार को लाने के लिए पहुंच गए। व्यापारी जी, तुम्हें हमारी महारानी चंद्रलता जी ने बुलाया है। हाँ, मैं जरूर चलूंगा। वह रानी चंद्रलता से मिलने महल पहुंच गया। रानी चंद्रलता सजे धजे एक कक्ष में मौजूद थी। राजकुमार जैसे ही पहुंचा, वह स्तब्ध रह गया। तुम कहाँ से आए हो? मैं स्वर्ण भूमि से आया हूँ। वहाँ क्या करते थे? जी, मैं हीरे जवाहरात का व्यापारी हूँ। तो क्या तुम कुछ आभूषण लेकर आए हो? जी हाँ रानी जी। राजकुमार ने आभूषण दिखाना शुरू कर दिया। रानी चंद्रलता को जो हार पसंद आता वे उसे एक किनारे में रख देती। वह आभूषणों को देखकर चकित रह गई। उसने ऐसे आभूषण पहले कभी नहीं देखे थे। उनमें से उसने ढेर सारे आभूषण पसंद कर लिए। जब वह आभूषणों को लेने लगी तो उसने देखा कि वे आभूषण अधूरे हैं। जोड़ेदार आभूषणों में अधिकांश एक एक थे। यह क्या, जोड़ेदार आभूषणों में से तो यह एक एक ही है। अभी तो जहाज पर आभूषणों का भंडार पड़ा है। मैंने सोचा जब आप अपनी पसंद पूरी कर लेंगे तब उनकी जोड़ियां पूरी कर दूंगा। ये तुमने क्यों सोचा? इसलिए क्योंकि मेरी इच्छा थी कि आप एक बार आभूषणों के सारे भंडार को देख लें। अगर आपको आपत्ति ना हो तो आप एक बार स्वयं जहाज पर जाकर पूरे भंडार को देख लें। रानी चंद्रलता जहाज पर जाने के लिए तैयार हो गई। जब वे वहां पर गई तो उन्होंने देखा कि वहां पर आभूषणों का भंडार है। उन्हें देखने में रानी इतना लीन हो गई कि वह समय को तो क्या खुद को भी भूल गई। मैंने सारे आभूषणों को देख लिया है। अब मैं महल वापस जाना चाहती हूँ। आप जाओगी कहाँ और कैसे? क्यों, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? आप देख नहीं रही हो क्या, जहाज चल रहा है और हम किनारे से बहुत दूर निकल आए हैं। तुमने मेरे साथ छल किया है, तुम्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी। चंद्रलता जी, हम आपके राज्य की सीमा से बहुत दूर निकल आए हैं। रानी के चेहरे का रंग फीका पड़ गया। घबराओ नहीं, मैं सोनभद्र का राजकुमार हूँ। फिर उसने रानी चंद्रलता को पूरी कहानी सुनाई। तुम्हें पाने के लिए मुझे अनेकों पापड़ बेलने पड़े हैं। यह सुनकर रानी चंद्रलता अब राहत महसूस कर रही थी। मेरे लिए तुम्हें इतना कपट करने की क्या जरूरत थी? यदि कपट नहीं किया होता तो क्या तुम राजी होकर मेरे साथ आ जाती? रानी ने इसका उत्तर नहीं दिया, लेकिन जो होना था वो हो चुका था। जब वे समुद्र के किनारे पहुँचे तो उन्होंने देखा मंत्री जी पहले से वहाँ उपस्थित थे। यह मेरा मित्र है। इसने सागर की यात्रा शुरू करने से पहले मेरी बहुत मदद की है।
इसके बाद वे तीनों महल की ओर निकल पड़े। वापस आते समय राजकुमार ने जिस राजकुमारी को बचाया था वह उनके महल में भी गया। वहां उनका भव्य स्वागत किया गया और वहां के राजा ने उनकी पुत्री को साथ ले जाने का आग्रह किया। राजकुमार ने यह स्वीकार कर लिया, लेकिन जब राजा ने आधा राज्य देने का प्रस्ताव रखा तो राजकुमार ने उसे मना कर दिया। अगली सुबह वह रानी चंद्रलता व राजकुमारी को लेकर महल की ओर चल पड़ा। जब वे तीनों महल पहुँचे तो वहाँ गाजे बाजे के साथ उनका भव्य स्वागत हुआ। राजकुमार की छोटी भाभी को उसके सामने आने में शर्म महसूस हो रही थी। फिर शुभ मुहूर्त देखकर राजकुमार का दोनों राजकुमारियों से विवाह करा दिया गया।